नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सुंदर सुंदर कहानियां। और इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आई हूं भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है दो बांके। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम ना सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब चीजें ऐसी हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के रूप में अपने साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वे चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये विवादग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, और इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि ये शब्द संस्कृत के वंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ वंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बाकापन है। अगर जवान बांका तिरछा ना हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की तो कोई सार्थकता ही नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आंख का फोड़ लेना ही अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल में अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिन चले लोग खुदकुशी करने पे आमादा हो जाएंगे। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकापन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर पूछेंगे, मियाँ ये बांके क्या बला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र ही नहीं है जनाब। अगर उन बांकों की एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार से बाकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस है, रंडियां हैं, और इन दोनों के साथ सोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये सौदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक है। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और जान ले लेने और दे देने पर आमदा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये सौदे हटा दिए जाएं तो लोगों का कहना होगा कि अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है। 16 आने सच्चा उत्तर भी होगा। इन्हीं सौदों के जो सरगना होते हैं लखनऊ वाले, उन्हें बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए, कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर, उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले हुए जब ये निकलते हैं तो लोग बाग बड़ी हजरत की निगाहों से इन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आधा पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियां खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पे रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द और सोहदों का जुलूस रहता है, एक से एक बढ़कर बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और सोखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नक्खास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पे बैठ गया। यहाँ ये बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है तथा सरकार की जिजायती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया है और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, कैसी गुजर रही है? खाने पीने भर का तो पैदा कर लेते हैं ना। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उदारों का बांध टूट पड़ा। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज भूखों मरने की नौबत आ गई है।
ओ हुजूर, अब पैसे में कुछ रह नहीं रहा। पहले तो तांगे चले। जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत में भी तांगा ले लूंगा। यह तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा, लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का? तांगे में पलटी मारकर बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ है, मुख दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर कीजिए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, जहां जाती हैं वहां बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और ना जाने क्या क्या कहते अगर वो या अली के नारे से ना चौंक पड़ते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब सा समा बंधा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं था। पुल के एक किनारे करीब 25 सौदे लाठी लिए खड़े थे और दूसरी ओर भी उतने ही। लेकिन एक खास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी, दूसरी ओर दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशा बीन से पूछकर कहा, हुजूर, आज 2 बाकों की लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए ये भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, ये क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार सौदों का सरगना एक बाका है और उस पार के सौदों का सरगना दूसरा बाका है। कल इस पार के एक सौदे से पुल के उस पार के एक सौदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बाद कुछ मारपीट हो गई, लेकिन बाद में दोनों बाकों ने इस फसाद पर कहा सुनी ज्यादा हो गई उनकी और मैदान बंद कर दिया गया। चूक होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयां क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बाकों की लड़ाई में कोई ऐसी वैसी लड़ाई थोड़े ना होती है। इनमें खून बहेगा और लड़ाई जब तक खत्म ना होगी, जब तक एक बाका खत्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश जरूर गिरेगी। ये चारपाइयां उन बाकों की लाशें उठाने के लिए आई हैं। दोनों बाके अपनी अपनी बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ रहे थे। तमाशा बीनों में से एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बाके ने सड़क के दूसरे पार वाले बाके से कहा, उस्ताद, और दूसरे पार वाले बाके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार रहना। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली, या अली। पुल के उस पार वाले बाके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभालना। दोस्तों, पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली, या अली। दोनों तरफ के दोनों बाके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाकों के शागिर्द हर कदम पर नारे लगाते थे और दोनों तरफ के तमाशाबीनों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बाकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गईं। इस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद।
इस पार वाले बाकी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। फिर दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बाकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली या अली। पंजा टस से मस नहीं हो रहा था। 10 मिनट तमाशा बीन सकते की हालत में खड़े देखते रहे। इतने में इस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद गजब की कस है। उस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। इस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा है ही नहीं। उस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिल गया। फिर इस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करो। दोस्तों उस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद तबीयत तो मेरी भी नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेरदिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ टस से मस नहीं हो रहा था। इस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बाकी ने कहा, उस्ताद यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दोस्तों फिर इस पार वाले ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं, उस पार वाले हिस्से का मालिक तू। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से हमें कोई मतलब नहीं और ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह ये खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण न खास जाना बेकार था। इस पार वाला बाका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती, लाशें। उस्ताद हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब की कश है। इतने में बाके से किसी ने कहा, मुल्ला स्वांग खूब किया तुमने। बाके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बाका दूसरे बाके से ही लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। शागिर्द की भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? बहुत सुंदर थी और ज़रूर आपको सुनकर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।